हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग और दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग जर्नल और अच्छी तरह से समझ जाओ, डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस को कर पाओ। एंड मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले, कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस आप लोगों को सीखने मिले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। ठीक है। एंड पहला ट्रांजैक्शन जो हमें दे रहा है वो दे रहा है October 1, 2024। क्या बोल रहा है? अजय स्टार्टेड बिजनेस। किसने स्टार्ट किया? अजय ने स्टार्ट किया। क्या देके? उसने कैश दिया, स्टॉक दिया, बिल्डिंग दिया, उसके साथ साथ बैंक से उसने एक लोन लाया था, वो लोन भी बिजनेस को दे दिया। मतलब लोन भी एक लाइबिलिटी भी वो बिजनेस को दे रहा है। तो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हमें सीखना है ये वाला। तो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। क्या दे रहा है? उसने बिजनेस में कैश डाला, कैश इन्वेस्ट किया, बिजनेस को उसने स्टॉक दिया, बिजनेस को उसने बिल्डिंग दिया। ठीक है। बट साथ ही साथ उसने एक लोन भी बिजनेस को दिया। तो कैश दे रहा है कितने का? 2 लाख का। स्टॉक कितने का दे रहा है? 60,000 का। बिल्डिंग कितने का दे रहा है? उसने 1,50,000 का। तो टोटल एसेट जो वो बिजनेस में लेके आ रहा है इंक्लूडिंग कैश कितना हो रहा है? 2,60,000 प्लस 1,50,000 जो कि हो रहा है 4,10,000। ठीक है। तो 4,10,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। बट उसके साथ 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 उसने एक लोन भी दिया बिजनेस को, जो कि 80,000 का। एक लोन भी दिया बिजनेस को। तो अल्टीमेटली उसने एसेट भी दिया, लाइबिलिटी भी दिया। तो नेट कैपिटल कितना आता है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या बोलता है? एसेट से लाइबिलिटी को माइनस करोगे तो कैपिटल निकलेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है 3,30,000। उसने अपना पैसा बिजनेस में कितना डाला? 3,30,000, क्योंकि उसने एसेट भी दिया, उसके साथ लाइबिलिटी भी दिया। बोल रहा है कि आप 80,000 आप रीपेमेंट करोगे बैंक से जो लोन लिया हुआ है। तो उसने कितना दिया? 3,30,000। तो इसको जनरल फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो चलते हैं आगे, जनरल फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। फॉर्मेट प्रॉपरली बना देंगे, देन डेट डाल देंगे October 10। एंड क्या क्या बिजनेस में आ रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है। स्टॉक की जगह पे आप परचेजेस भी लिख सकते हो। ठीक है, बट हम स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टॉक आ रहा है, कैश आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, एंड उसके साथ साथ एक लाइबिलिटी भी आ रहा है जिसको बोलेंगे बैंक लोन। तो अमाउंट हमने डाल दिया एसेट्स का, लाइबिलिटी 80,000 का। द डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, जो कि हो रहा है यहाँ पे 3,30,000। ठीक है। एंड इसको हम सिंपली लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, क्योंकि हम अगर पूरा लिखने जाएंगे कि कैश भी उसने दिया, स्टॉक भी दिया, बिल्डिंग भी दिया, लाइबिलिटी भी एक दिया बैंक लोन का, अगर ये सब उसने 20 आइटम तो देता तो सबका नाम लिखते। तो हम सिंपली लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पे वो कंपाउंड एंट्री वाला आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आप सिंपली लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? परचेज्ड गुड्स। एक सेकेंड, यहां पे बोला परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम गणेश। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया ऑफ 90,000 वर्थ ₹90,000 फ्रॉम गणेश एंड पेड 50,000 बाय चेक एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। इसका मतलब हमने 90,000 का स्टॉक खरीदा, पेमेंट किया 50,000 का, 50,000 का पेमेंट हुआ, तो रेस्ट 40,000 हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया अभी तक। तो जितना हमारा आउटस्टैंडिंग रहा उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। तो इट्स अ लाइबिलिटी। जितना स्टॉक खरीदा उतना बोलेंगे परचेजेस। उतना क्या बोलेंगे? परचेजेस। जितना पेमेंट हुआ उतने का हमारा कैश चला गया, तो कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। जितना का क्रेडिटर आएगा उतना क्रेडिटर क्रेडिट होगा। जितना परचेजेस हुआ है उतना डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बन रही है यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। तो लिखते हैं उसको आंसर में। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? October 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। अमाउंट 90,000, जितने का हमने कैश पेमेंट किया, जितना हमारा क्रेडिटर रहा उतना लिख दिया हम लोग। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश एंड पार्ट पेमेंट हुआ है, बाकी का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है और कब बोल रहा है? October 6। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे देखना है, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000, कॉस्ट वॉज 30,000, लेस एट अ लॉस ऑफ 10%। तो हमने बेचा, लॉस में बेचा, 10% लॉस में। तो 30,000 का 10% कितना होता है? होता है 3,000। तो हमने कितने में बेचा? 27,000 में बेचा। ठीक है, टू विजय ऑन क्रेडिट। तो हमारे लिए सेल्स प्राइस कितना है? 27,000 एंड विल ओनली रिकॉर्ड द 27,000, विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? विजय को सेल हुआ है, विजय इज द रिसीवर, तो रिसीवर को हमें करना होता है डेबिट, एंड जब हम स्टॉक सेल करेंगे सेल्स को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो आइए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखना है हमें? विजय अकाउंट डेबिटेड हु इज अ डेटर, जिसको हम स्टॉक सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर। हमने बेचा स्टॉक, तो सेल्स भी क्रेडिट। तो विजय अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, डेट डालेंगे एंड अमाउंट हम डाल देंगे 27,000, 30,000 का स्टॉक था, बट हम 27,000 डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जितने में सेल करेंगे उतना रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? October 9 बोल रहा है विजय बिकम इंसॉल्वेंट। विजय को हम जो विजय को हमने बेचा था ना स्टॉक, 27,000 का स्टॉक हमने बेचा था, बट विजय ना आगे जाके क्या हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। तो जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है वो अपना पैसा नहीं दे पाता, एंड उसके जो एसेट्स है उसको बेचने के बाद हमें फाइनली कितना मिल रहा है, या फिर वो जो सेटलमेंट फाइनल हुआ वो बोल रहे हैं 60 पैसा इन अ रुपी। जहाँ पे हमें ₹1 मिलने वाला था, मतलब 100 पैसा मिलने वाला था, 100 पैसा मिलने वाला था, वहाँ पे हमें मिल रहा है ओनली 60 पैसा। मतलब सीधी सी बात है, 60% का रिकवरी हुआ। मतलब जितना पेमेंट वो हमें करने वाला था उसका वो 60% पेमेंट करेगा, बाकी पेमेंट वो नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल में पेमेंट कितना आएगा? 27,000 का 60%। कितना नहीं आएगा? 27,000 का 60% अगर आएगा, कितना नहीं आएगा? वो है 40%। तो 40% नहीं आएगा, 60% आएगा। जितना आएगा उसको हम बोलेंगे बैंक, और कैश बुक क्या बोल रहा है? फाइनल सेटलमेंट हुआ है, तो पेमेंट रिसीव कितना हुआ है हमारे पास? 60%। कितना नहीं हुआ है? 40%। जितना नहीं हुआ है वो हमारे लिए क्या है? लॉस है। वो एक तरीके का, जो रिसीव नहीं हुआ है वो हमारे लिए है लॉस, जो रिसीव हो चुका है वो बैंक का पैसा आ गया। एंड किसने दिया? विजय का पैसा, मतलब विजय हमें देने वाला था 27,000, उसी में से ही सारा कैलकुलेशन होगा। तो क्या करेंगे? एंट्री देख लेते हैं। तो क्या होगा आप बताइए? विजय हमें कितना देने वाला था? 27,000 देने वाला था। कितना वो दे रहा है? 27,000 का वो दे रहा है 60%। तो बैंक में पैसा आया या फिर कैश इंक्रीज हुआ कितना? 27,000 का 60% जो आ रहा है 16,200, एंड 27,000 का 40% उसने हमें नहीं दिया। तो जो वो नहीं दिया और नहीं देगा आगे जाके, क्योंकि वो बैड डेट हो गया, कोर्ट ही उसको इंस्टॉलमेंट मान लिया, तो वो पेमेंट नहीं करने वाला, तो हमारे लिए हुआ लॉस। तो हम क्या डेबिट करेंगे? बैड डेट को डेबिट करेंगे। एंड सेटल हुआ कितने का अमाउंट? 27,000 का अमाउंट सेटल हुआ। तो कैश हमें कौन दे रहा है? विजय दे रहा है। तो विजय इज द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। वो कैश भी हमें दे रहा है, लॉस भी हमें वही दे रहा है, उसी के वजह से लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है परचेज्ड स्टेशनरी। October 13 परचेज्ड स्टेशनरी 2,500 एंड पोस्टेज स्टैम्प्स 500 फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए हम लोगों ने स्टेशनरी खरीदा, स्टैम्प्स खरीदा। स्टैम्प्स, स्टेशनरी, ये सब जो हम खरीदते हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस ही होता है। तो एक खर्चा हुआ है, तो एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एंड जब पेमेंट करते हो तो कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या करना है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डेट डालना है, अमाउंट डालना है, एंड क्रेडिट है हमारा टोटल कितना? 3,000, जितना कैश जा रहा है। नरेशन लिखना है कि आपने क्या खरीदा। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, कि आपने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आपने पोस्टेज खरीदा तो पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बट इन दोनों को मिला दोगे तो स्टेशनरी टू कैश, पोस्टेज टू कैश, दोनों को मिला दोगे तो स्टेशनरी भी डेबिट, पोस्टेज भी डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है देखते हैं। October 16 बोल रहा है
took a loan of 50,000 from Kotak Bank at 12% per annum. This 12% per annum is the rate of interest. Rate of interest is 12% and deposited it into the current account. करंट अकाउंट मतलब एक तरीके का बैंक अकाउंट. हम बैंक अकाउंट का टाइप किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे. तो बैंक में डिपॉजिट हुआ वो पैसा, तो हमने लोन लिया एंड वो लोन का पैसा जो है ना वो बैंक में डिपॉजिट हुआ. तो क्या करेंगे, बैंक में पैसा आया, हमने लोन लिया है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट. तो अक्टूबर 16 बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ. बैंक में पैसा कैसे आया, क्योंकि उसी बैंक से या फिर कोई बैंक से हम लोगों ने लिया है लोन, तो लोन क्रेडिट हुआ, क्योंकि लोन इज द लाइबिलिटी. बैंक ने हमें लोन दिया, बैंक इज द गिवर, बैंक लोन इज द गिवर. तो बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस इज द रियल अकाउंट, वो एसेट है हमारे लिए, तो उसको डेबिट करेंगे. तो 50,000 अमाउंट डाल देंगे डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में. नरेशन लिख देंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक. ठीक है. देन अक्टूबर 19 क्या बोल रहे हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी वर्थ ₹4,000. चैरिटी हम लोगों ने किया. चैरिटी क्या, एक तरीके का एक्सपेंसेस हुआ 4,000 का. सीधी सी बात है, हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे. तो चैरिटी अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा. चैरिटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. क्रेडिट क्या होगा, अगर हम कैश देते तो कैश क्रेडिट होता, बट यहाँ पे कैश के लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हमने स्टॉक दिया, तो स्टॉक दिया तो परचेजेस क्रेडिट होगा. ठीक है. तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. अक्टूबर 19 अमाउंट डाल देंगे 4,000. ठीक है. नेक्स्ट अक्टूबर 22 क्या बोल रहा है, अक्टूबर 22 में बोल रहा है पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर हाफ ईयर. अच्छा, हम लोगों ने बैंक से लिया था लोन, याद है, अभी थोड़ा सा ही तो 1-2 ट्रांजैक्शन पहले ही हम लोगों ने लोन लिया था. कितना लोन लिया था हम लोगों ने, 50,000 यहाँ पे दिया था ना, 50,000 का हमने लोन लिया था एंड 12% का उस पर इंटरेस्ट देना है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है. कितना, 50,000 के ऊपर 12% फॉर 6 मंथ्स. ठीक है. 6 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है. पेमेंट करने के लिए बोला ना, हाँ, पेड. तो क्या करेंगे, कितना अमाउंट आएगा इसका, 50,000 का 12% कितना होता है, 6,000 का हाफ 3,000. तो 3,000 का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है. ठीक है. तो इंटरेस्ट पेमेंट जब हम करेंगे, बैंक इंटरेस्ट जब हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट होगा तो टू कैश और बैंक. अगर कैश से पेमेंट गया तो टू कैश, बैंक से पेमेंट गया तो टू बैंक. बट पेमेंट क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है. तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है. तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो एंट्री क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 3,000. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट पेड फॉर हाफ ईयर, ये डिटेल में लिखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट डेट डाल देना है. देन नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है अक्टूबर 25 एंड अक्टूबर 25 को क्या बोल रहे हैं, ओनर टू गुड्स और ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज एनीथिंग. जो भी ओनर विड्रॉ करके अपना घर लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स. तो ओनर ने यहाँ पे 8,000 विड्रॉ किया. क्या विड्रॉ किया, क्या लेके जा रहा है वो ओनर ने विड्रॉ किया 8,000 का उसने स्टॉक विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ किया. तो ओनर कुछ भी विड्रॉ करेगा, ओनर अगर कुछ भी विड्रॉ करेगा तो हम उसको सिंपली बोलेंगे ड्रॉइंग्स. उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स हो रहा है तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा. सिंपल, हमें पता है. ओनर कुछ देता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि वो हो जाता है उस टाइम पे गिवर हमारे लिए, एंड जब वो विड्रॉ करके लेता है तब वो रिसीवर हो जाता है, उसको हम डेबिट करेंगे. क्या लेके जा रहा है, वो स्टॉक लेके जा रहे हैं, तो परचेजेस को क्रेडिट करेंगे. परचेजेस स्टॉक जा रहा है ना, ठीक है, स्टॉक जा रहा है ना, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ऑन अक्टूबर 30 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% ऑन डेटर ऑफ 60,000 दैट टू बी क्रिएटेड. इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझाता हूँ.
हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसके लिए आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको दिखाना पड़ेगा, प्रोविजंस बनाना पड़ेगा। बट फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए आपको एक्साइटेड नहीं होना है। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डोंट एंटिसिपेट द फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आपका 60,000 का डेटर था, आपको ऐसा लग रहा है कि 5% लोग बैड डेट हो सकते हैं, इसीलिए हम उनके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन क्यों? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हमें लग रहा है कि कुछ लोग होंगे जो पेमेंट आगे जाके नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है। हमें लग रहा है फ्यूचर में जाके लॉस हो जाएगा। कितना अमाउंट हो रहा है 3,000, 60,000 का 5%। हमें ऐसा लग रहा है कि इतने अमाउंट का पेमेंट नहीं आने वाला, लॉस होने वाला है। तो हम करेंगे क्या? अगर लॉस हो जाएगा तो डेटर घटेगा। ठीक है, डेटर घटेगा तो डेटर क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब डेटर बढ़ता है, सेल्स करते हो, डेटर बढ़ता है तो डेबिट होता है। वैसे ही डेटर जब घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो डेटर को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, एंड जो लॉस होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, जिसको आप बोल रहे हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, उसको आप करोगे डेबिट, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो एंट्री क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, क्योंकि अगर ये लॉस हो गया तो डेटर घट जाएगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट एंट्री क्या बन रहा है इस क्वेश्चन का लास्ट एंट्री बन रहा है बैड डेट एक्सपेंसेस। बैड डेट एक्सपेंसेस की जगह पे प्रोविजन लिखो, बेटर होगा। बैड डेट प्रोविजन कि हो सकता है बैड डेट प्रोविजन, उसको क्या करना है? डेबिट करना है। बैड डेट प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट प्रोविजन अकाउंट। एक सेकेंड, हम एक बार और रीड कर देते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स ऑफ 60,000, दैट इज ओके। 5% का मैं प्रोविजन क्रिएट करनी है। यहाँ पे एंट्री थोड़ा सा गलत दिया हुआ है आंसर में मैंने। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है? तो हमें करना है इसको, यहाँ पे इसको काट देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? लिखेंगे बैड डेट प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड। एक्चुअली बैड डेट प्रोविजन जब क्रिएट होता है, दिस इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से इसको क्रिएट करना होता है। तो मैं भी अभी उल्टा लिख दिया इसको। तो अब जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन क्रेडिट होगा, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डेबिट करूँगा क्या डेबिट करूँगा यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअल में बैड डेट ट्रांसफर होता है, तो ये बाद में हम इसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मैं प्रोविजन क्रिएट कर लूँगा 3,000। ठीक है, 3,000। यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है इसमें प्रोविजन तो क्रेडिट होगा, एंड ये बैड डेट डायरेक्टली डेबिट अगर आप करोगे भी, अगर आप बैड डेट को डेबिट करोगे, बैड डेट घूम फिर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख रहे हो तो ठीक है, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट ज़्यादा सही होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस हम जब खोलेंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, तो ये जनरल एंट्री आपको तब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा डाउट रह जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बुक। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन का डेट क्या है? जर्नल 1 बोला नेहा एंड को बिजनेस स्टार्ट किया कैश, बिल्डिंग एंड क्रेडिटर देके। दो एसेट, कैश एंड बिल्डिंग हमारे लिए एसेट, दो एसेट दे रहा है एंड एक लाइबिलिटी भी उसके साथ दे रहा है। तो एसेट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, डिफरेंस कैपिटल में डाल देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं हम। क्या होगा? कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग डेबिट होगा, क्रेडिटर आ रहा है तो इट्स अ लाइबिलिटी तो उसको क्रेडिट करना है।
एंड द डिफरेंस जो होगा अमाउंट उसको हमें कैपिटल में डाल देना है, ठीक है। एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है इसमें, जनवरी 5 में एंडोर्स्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹30,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अभी इसको समझना है ये क्या होता है। पहले तो हमें यही नहीं पता कि बिल क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है रिसीवेबल, दूसरा होता है पेएबल। पहले यही समझना है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल क्या होता है, एंड एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, चलिए देखते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं। बिल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना, जब सपोज ओनर ने या फिर बिजनेस ने किसी को सेल किया स्टॉक, उसको उसने क्या बोला, डेटर। जब स्टॉक सेल करोगे उसको आप बोलोगे डेटर। सपोज उसने बी को सेल किया, बी इज द पर्सन जिसको सेल किया, ये है ओनर का नाम है ए। तो ए ने बी को जब स्टॉक सेल किया तो ए के लिए बी कौन है, डेटर है। अगर ए बी को स्टॉक सेल करेगा, ए के लिए बी कौन है, डेटर है ना। तो आपने डेटर को स्टॉक सेल किया, कितने का, वट एवर अमाउंट, सपोज यहाँ पे 30,000 का आपने स्टॉक सेल किया, तो वो आपके लिए डेटर बन गया, एक एसेट, वो आपको पेमेंट करेगा। बट आप जब किसी को क्रेडिट पे कोई सामान बेचते हो, आप उसको एक क्रेडिट पीरियड देते हो, बोलते हो कि ठीक है 1 महीने के बाद पेमेंट कर देना, कि एक महीना अराउंड पेमेंट कर देना, 2 महीने के आसपास पेमेंट कर देना, ऐसे आप बोलते हो ना, जिसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। जब मैंने किसी को स्टॉक बेचा एंड उसको मैंने बोल दिया कि आप 2 महीने में पेमेंट करो चलेगा, तो वो 2 महीना टाइम लेके ही पेमेंट करेगा, उससे जल्दी तो वो पेमेंट नहीं करेगा। तो मेरा एक एसेट ब्लॉक्ड रहा, उससे कुछ पेमेंट मेरे को नहीं मिल रहा है। तो अगर मेरे को बहुत जल्दी पेमेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डिस्काउंट दूंगा तो मे बी वो जल्दी पेमेंट कर दे, मे भी पेमेंट ना भी करे। तो मैंने क्या है कि इसका सॉल्यूशन निकाला। क्या बोल रहा हूँ मैंने बी को बोला कि भाई मैं तेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट रेस करता हूँ जिसपे मैं लिख दूंगा कि तू मुझे इतना पैसा देने वाला है, एंड तू उस पर साइन कर दे, जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसने साइन किया, बी ने साइन करके ये डॉक्यूमेंट हमें दे दिया, किसको, ए को दे दिया, बोला कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 3 महीने में। तो अभी ए के पास एक प्रूफ आ गया कि उसने सेल्स किया हुआ है या फिर उसको 2 महीने में पेमेंट मिलने वाला है, किससे, बी से। एंड ये डॉक्यूमेंट लेके ए चला गया, कहाँ पे, बैंक चला गया, और बैंक को बोला कि भाई काम करते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप रख लो, 2 महीने के बाद आपके पास वो पेमेंट आ जाएगा। जब बी पेमेंट कर देगा आप इसके अगेंस्ट मेरे को थोड़ा सा पेमेंट कर दो। तो बैंक हो सकता है ए को कुछ पेमेंट कर दे, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए ने बी को बोला बिल साइन करके दे दो, बी ने दे दिया, तो ए के लिए वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। क्या बनेगा, बिल्स रिसीवेबल। एंड बी के लिए बनेगा बिल्स पेएबल। मतलब बी को पेमेंट करना है ना, पेएबल, ए को मिलना है ना पैसा इसके अगेंस्ट, तो बी के लिए होगा रिसीवेबल, ठीक है। तो अभी बी के पास, सॉरी, ए के पास आ गया एक एसेट, एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ कि उसको पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। तो जब उसको कहीं पे कुछ पेमेंट करना होगा किसी को, ये इस बिल को एज अ करेंसी में भी यूज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ जिसमें उसने उस बिल को एक पार्टी, थर्ड पार्टी को दे दिया जिसका नाम है सी। ये जो बिल को उसको दे दिया कि भाई देख मुझे बी पेमेंट करने वाला है, तब मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा, बिल तब तक तू रख ले, एक एसेट की तरह रख ले। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्स कर लिया हम लोगों ने, उसको दे दिया वो बिल, ठीक है। तो जब बी हमें पेमेंट करने वाला था तो बी हमें पेमेंट ना करके सी को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हुआ है, यही चीज यहाँ पे हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें बिल एंडोर्स्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। डेटर ने हमें बिल साइन करके दिया था 30,000 का, वही बिल हमने दे दिया किसको, पवन को दे दिया। एंड एंडोर्स, अच्छा रिसिप्ट, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि बिल हमें मिला था, ये बिल हमें मिला था 30,000 का, किससे, डेटर पवन से। डेटर का नाम पवन, पवन ने हमें दिया था बिल, तो वो हमारे पास आ गया था, हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया था।
वो बिल को हमने दे दिया। बिल रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे डेटर हमारे लिए एसेट होता है, डेटर के रिप्लेसमेंट में बिल बनता है, तो बिल को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके का एसेट। तो एसेट है वो, एसेट को हमने किसी और को दे दिया जिसका नाम है आनंद। आनंद को दे दिया हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा हो क्या रहा है, मतलब इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगा, जो बिल हमारे लिए एसेट था, एसेट जा रहा है, तो बिल चला गया, तो टू बिल, बिल चला गया ना, किसके पास गया, वो बिल को रिसीव कौन किया, आनंद ने रिसीव किया, तो आनंद डेबिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री होगा आनंद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि आनंद ने हमसे रिसीव किया बिल। तो एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू आनंद अकाउंट। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, अच्छा यहाँ पे दो एंट्री उसने किया कि पवन से बिल रिसीव हुआ एंड आनंद को ट्रांसफर हुआ। तो जब हमें पवन बिल देगा तब डेटर से, उस डेटर से हमें बिल मिला, क्या मिला, बिल मिला, तो बिल डेबिट होगा एंड पवन विल बी द गिवर, तो पवन को क्रेडिट करेंगे। तो जिस टाइम पे बिल हमारे पास आएगा उस टाइम पे ये एंट्री होगा, एंड जिस टाइम पे हम वो बिल को एंडोर्स कर देंगे, किसी और को दे देंगे, जैसे कि आनंद को हम दे रहे हैं, तो आनंद को डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनवरी 9 में गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वे डैमेज्ड इन ट्रांजिट, स्टॉक डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रहा है क्लेम 12,000 का एंड बैलेंस का हमारा लॉस हो रहा है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था कि लॉस हो रहा है बट स्टॉक जा रहा है, स्टॉक गया 20,000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि मैं 12,000 दे दूंगा, तो हमारा लॉस तो कितना हुआ, 8,000 हुआ ना। तो लॉस को डेबिट करेंगे 8,000, इंश्योरेंस कंपनी 12,000 देगा, तो वो हमारे लिए कैसेट हो गया, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वो भी डेबिट होगा एंड स्टॉक चला गया 20,000 का, तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, लॉस हमारा हो रहा है 8,000, उसको करेंगे डेबिट, परचेज को क्रेडिट करेंगे। स्टॉक की जगह पे हम बेटर होगा परचेज लिखें, तो परचेज क्रेडिट होगा कितना, 20,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं उसमें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मैंने ये वाले ट्रांजैक्शन को, जनवरी 9 वाले ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा जल्दी समझा दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। देन जनवरी 13 रिसीव्ड कमीशन 15,000 इन एडवांस, मतलब हमने काम अभी तक नहीं किया बट पैसा हमको मिल चुका है। ठीक है, तो हमें पैसा मिला है, मतलब बैंक में आया होगा पैसा, तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल। बट वो पैसा आया क्यों, इनकम के लिए आया क्या, इनकम हुआ नहीं है, हमने काम नहीं किया अब तक, हमें पैसा मिला है बट दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही मिल चुका है। तो जो एडवांस कमीशन है ना, एडवांस कमीशन, इसके लिए हमें फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, कि हमें किसी को सर्विस देना है, तो वो हो जाता है हमारे लाइबिलिटी। तो उसको हम क्या करेंगे, कमीशन एडवांस, मतलब एडवांस कमीशन को हम करेंगे क्रेडिट 15,000 का। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस कमीशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देना है कि हमने कमीशन का एडवांस रिसीव किया। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है देखिए, जनवरी 17 पेड इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर 18,000, हमने पेमेंट किया, तो कैश तो जाएगा ही, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। बट हमने पेमेंट क्यों किया, हमने एक्सपेंसेस पेमेंट किया क्या, अगर हम एक्सपेंसेस पेमेंट करते तो एक्सपेंसेस डेबिट होता, अगर हम स्टॉक परचेज करते तो परचेजेस डेबिट होता, अगर हम राम को पेमेंट करते तो राम डेबिट होता। बट हमने यहाँ पे पेमेंट किया फॉर टैक्स, बट वो भी हमारा नहीं है ना, वो बोले इनकम टैक्स, इनकम टैक्स नॉर्मली प्रोप्राइटर का ही पेमेंट किया जाता है, तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा।
ओनर के लिए जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं, या फिर ओनर के लिए जब हम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वो ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग्स आर कंट्रीब्यूटेड टू कैश। एनी एक्सपेंसेस अगर आप ओनर के लिए करोगे जो कि पर्सनल होगा, वो ड्राइंग्स में जाएगा। तो ड्राइंग्स आर कंट्रीब्यूटेड टू कैश 18,000। नरेशन लिखना है कि ओनर के लिए इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है एंड डेट डाल देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या बोल रहा है, जनवरी 20 को, जनवरी 20 क्या बोल रहा है इसमें, बॉट शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एज इन्वेस्टमेंट 60,000। आपने XYZ का शेयर्स खरीदा एज इन्वेस्टमेंट 60,000। सीधी सी बात है, आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा जो आपके लिए एसेट, आपने एक नया एसेट एक्वायर किया। एसेट आ रहा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट, एसेट आ रहा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, रियल इन नेचर ना, वो डेबिट होगा। बट कितना डेबिट होगा, हमने इन्वेस्टमेंट 60,000 का किया, बट उसके साथ साथ हमारा 600 का खर्चा भी हो गया ना, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 60,600 का। तो हम क्या करेंगे, तो हमने खरीदा तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर बैंक से पेमेंट करोगे, चेक दिया होगा तो टू बैंक लिखोगे, नहीं तो कैश लिखोगे। अमाउंट कितना है 60,600। डेट हमें डालना है, नरेशन लिखना है बिंग इन्वेस्टमेंट परचेज इन ब्रोकरेज पेड। ठीक है, देन हम नरेशन को जितना मिनिमल रख पाएंगे उतना रखेंगे, बट येट वो उतना होना चाहिए कि समझ में आ जाएगा सिचुएशन। देन क्या बोल रहे हैं, जनवरी 23 को गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हमने रिटर्न कर दिया 5,000 का स्टॉक। सीधी सी बात है, ऐसा हमने बहुत ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। हमने स्टॉक रिटर्न किया, परचेजेस रिटर्न का एंट्री होगा। हमने किसको रिटर्न किया, गणेश को रिटर्न किया। गणेश इज द रिसीवर, तो गणेश को हम करेंगे डेबिट। क्या रिटर्न किया, स्टॉक, तो टू परचेजेस। परचेज नहीं करेंगे, परचेज जब स्टॉक रिटर्न होता है तो हम लिखते हैं परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न। तो कितना अमाउंट 5,000। तो एंट्री हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा गणेश कंट्रीब्यूटेड टू परचेजेस रिटर्न 5,000। डेट डालना है जनवरी 23। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी 26 क्या बोल रहे हैं, मशीनरी परचेज इन जनवरी 1,20,000 का मशीनरी परचेज हुआ था, उसके ऊपर वो बोला है डिप्रिसिएशन चार्ज करो 15% का, इंटू 15% डिप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करो। तो कितना होना चाहिए 18,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है। हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब एसेट के वैल्यू में रिडक्शन आता है। तो अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी के ऊपर, तो मशीनरी क्या होगा, मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। कितना 18,000, मशीनरी का वैल्यू 18,000 रिड्यूस हो जाएगा। एंड क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारा एक एक्सपेंसेस हुआ जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 18,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 18,000। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं पहले ही कर चुका हूँ उसको थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, और 2 ही ट्रांजैक्शन हमारा बचा हुआ है तो करते हैं। जनवरी 29 रिसीव्ड डिविडेंड, हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिला, एक तरीके का इनकम। हमें एक साइड में इनकम मिल गया, कितना 3,000। तो इनकम मिलेगा तो कैश और बैंक में पैसा आएगा ना, नॉर्मली बैंक में पैसा आता है, तो कितना 3,000। तो पैसा आ रहा है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। एंड पैसा कहाँ से आ रहा है, डिविडेंड के लिए आ रहा है। तो जो डिविडेंड हमें मिला वो हमारे लिए इनकम हुआ, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं ना, तो हमें उसको क्रेडिट करना है। चलिए, तो एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट 3,000। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट कितना 3,000, क्योंकि बैंक में हमेशा पैसा आता है। जनवरी 29 इज द डेट। देन लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 4,000 आउट ऑफ टोटल प्रीमियम ऑफ 12,000 पेड अर्लियर 4,000
रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने टोटल प्रीमियम पहले पेमेंट किया था कितना, 12,000। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 12,000 भरा था, उसमें से 4,000 का जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलेगा इन द नेक्स्ट ईयर। इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, या फिर यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जब हम, आप ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए, जब हम 12,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किए, तब उस टाइम पे हम लोगों ने क्या एंट्री लिखा होगा? उस टाइम पे हमें थोड़ी याद होगा, तो हम वहाँ पे उस टाइम पे एंट्री लिखे होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना लिखे होंगे उस टाइम पे हम लोगों ने? 12,000 हम लोगों ने लिख दिया होगा, 12,000 हम लोगों ने उस टाइम पे लिख दिया होगा। बट अभी बोल रहे नहीं 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 नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 नहीं है। इस 12,000 में से 8,000 ही एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम करेंट ईयर के लिए है, बाकी का जो 4,000 है ना, दिस इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, दिस इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये गलती से ये 12,000 में इंक्लूड हो चुका है। तो 12,000 में गलती से ये इंक्लूड हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? इसको हमें ये 12,000 में से निकालना है। मतलब सीधी सी बात है, 4,000 का हमारा एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ है, एक नया एसेट आ रहा है 4,000 का, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, बट वो गलती से एक एक्सपेंसेस के साथ मिल गया था। तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पे, अभी जब ये 4,000 आप उस एक्सपेंसेस से निकाल दोगे, वो एक्सपेंसेस घटेगा ना, कम हो जाएगा ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो एक्सपेंसेस आपने लिखा था वो रिड्यूस हो गया, तो उसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे एंट्री बन रहा है कि एक एसेट आया जिसका नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, एंड ये गलती से इंक्लूड हो गया था किसमें? इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ, तो एक्सपेंसेस को मैं रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो 12,000 का एक्सपेंसेस वहां पे मैंने लिख दिया था, वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में होना चाहिए था 8,000, तो ये 4,000 हम वहां से निकाल दिए, तो एक्सपेंसेस घटा। एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो वो एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा ना, तो सिंपल फंड है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत डिफरेंट टाइप का जर्नल एंट्री करने मिला होगा, आप सीखे होंगे। यहाँ पे मैं और एक चीज़ बस एडिशनली बता देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। जैसे कि सैलरी ड्यू हुआ, सैलरी ड्यू हुआ बट वो पेमेंट नहीं हुआ है, या फिर रेंट ड्यू हुआ, वो पेमेंट नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, उसका क्या करना होता है जर्नल एंट्री में भी यहाँ पे बता देता हूँ। जहां पे आपको पता चल गया कि एक्सपेंसेस हो चुका है, द बेनिफिट दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट, तो उसका क्या करना है? तो उस एक्सपेंसेस को हमें करना होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट को हमें करना होगा डेबिट। जब सैलरी आपने पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप रेंट पेमेंट किए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो बट यहाँ पे टू कैश हमें लिखना है, हम टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है। होगा, कब होगा? बाद में होगा। तो जो बाद में पेमेंट होने वाला है वो हमारे एक लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी होगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट होगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी होगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है ना, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस रिप्रेजेंट्स कि आपको कोई कोई एम्प्लॉयज को कुछ पेमेंट करना है, कोई कोई घर के ओनर को पेमेंट करना है। तो दिस इज अ लाइबिलिटी कि हमारा खर्चा हुआ, हमें बेनिफिट मिला, एंड ये लोग थे जो हमें बेनिफिट दिए थे, तो इनको हम बाद में पेमेंट करने वाले हैं। दिस इज एन ऑब्लिगेशन। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सैलरी होगा तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट होगा तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन होगा तो कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, एनीथिंग। तो आई होप आपको जर्नल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं कुछ वर्कशीट्स भी डाल दूंगा, आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एंड हम नेक्स्ट मिलते हैं जब हम लेजर पढ़ाएंगे। उसमें लेजर के कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे एंड लेजर भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।